नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपके साथ साहिल रुखाया। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम अफसरनामा। अफसरनामा के इस सफर में हम आज आपकी मुलाकात करवाएंगे हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के एक ऐसे अधिकारी से जो हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर रहे हैं, जिनके कंधों पर स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के एनएचएम डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र यादव की। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। आपके शुरुआती सफर की बात हम करना चाहेंगे। किस तरीके से आपका ये सफर रहा? डॉक्टरी लाइन को ही क्यों चुना आपने? थैंक यू साहिल, धन्यवाद। इंडिया न्यूज़ का भी शायद ये अफसरनामा में मैं एक बार फिर से मुलाकात हो रही है। इससे पहले जो मुलाकात हुई थी तो एज ए चीफ मेडिकल ऑफिसर हुई थी। जहाँ तक सफ़र की शुरुआत करें तो मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर स्वास्थ्य विभाग में मेरी नियुक्ति हुई थी। और उसके बाद एक ये एसएमओ और फिर एसएमओ के बाद सीएमओ और अब डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हरियाणा, इस स्तर तक मैं पहुंचा हूं। जहां तक सवाल है कि डॉक्टरी ही क्यों चुना, तो मैं एक ग्रामीण परिवेश से, पृष्ठभूमि से मैं आता हूं। और मुझे अच्छे से याद है, मैं पहले अपने सरकारी स्कूल में जहाँ मैं पढ़ता था गांव में, मैं शायद 4th क्लास तक, या जिसको हम हरियाणवी में कहते हैं ना कि 4थी क्लास तक, तो मैं अपने गांव में ही पढ़ा लिखा। तब एक हम जस्ट भिवानी शिफ्ट ही हुए थे। मेरे फादर उस वक्त एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर थे और हम भिवानी शिफ्ट हुए। मेरे पिताजी की पोस्टिंग भी उस वक्त संभवतः, जो मुझे याद आ रहा है, सिवानी या बहलजूपा रही थी और हम उस वक्त भिवानी शिफ्ट हुए थे। तो हमें एक मैसेज मिला था जब मेरे दादाजी को एक चेस्ट पेन हुआ और विद इन 15 to 20 मिनट्स उनकी हृदयघात से जो है, या हार्ट अटैक जिसको हम कहते हैं, उससे उनकी डेथ हुई थी और हम कुछ नहीं कर पाए थे। तो संभवतः उस दिन मैंने सोचा था कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए या मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। और देखिए, आई डू रिमेंबर, उसके बाद मैंने ऑफ कोर्स पिताजी का सपोर्ट रहा, जिनकी वजह से मैं डॉक्टरी लाइन में गया। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो नेचुरली मदर का रहा। और जो, क्योंकि डिस्पाइट हाउस वाइफ और जो कभी घर से बाहर भी नहीं निकली, उन्होंने मदद की। और मैं संभवतः नहीं, मुझे अच्छे से याद है, मैं पहला अपनी HCMS जिसको कहना चाहिए हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज में, उसमें मैं पहला सुपर स्पेशलिस्ट था और मैंने कार्डियोलॉजी में सुपर स्पेशलाइजेशन की। तो अल्टीमेटली वो जो था, और मुझे याद है क्योंकि एक बार मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री जो बंसीलाल जी से भी मिला था। उन्होंने भी मुझे कहा था, जब उनको पता चला, क्योंकि मैं अपने गांव में भी संभवतः पहला MBBS डॉक्टर था, तो उन्होंने भी कहा था कि भाई कार्डियोलॉजिस्ट बनना, हम ये चाहते हैं। तो आज कार्डियोलॉजिस्ट के सफ़र के साथ मैंने कुछ टाइम पे उसके बाद रोहतक मेडिकल कॉलेज में भी कार्डियोलॉजी विभाग में काम किया। लेकिन फिर मेरा डायरेक्ट जो है एसएमओ में सिलेक्शन हुआ, तो उसके बाद मैं हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग में तब से निरंतर सेवाएं दे रहा हूँ। तो जिस तरीके से आपने ये एग्जाम क्लियर किया या फिर एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो कितना स्ट्रगल जो है इस दौरान जो है वो आपने किया? किसका सपोर्ट जो है वो सबसे ज्यादा आपको मिला? चाहे वो फादर की बात हो, मदर की बात हो, किस तरीके से आपका ये रहता था रूटीन की आपने अगर आपके मन में एक प्लान बी भी था, अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो फिर बी प्लान क्या होगा? किस तरीके से आगे आप जो है वो देखेंगे? बिल्कुल, मुझे अच्छे से याद है। मैं क्योंकि आपको पता होगा कि भारत में या भारतवर्ष की अगर मैं बात करूं, और ये जो बर्थ को लेके, कानून को लेके, ये सारी चीज़ें बाद में आई थी। तो इनिशियली पहले ऐसा कोई नियम नहीं था कि आप 15 साल से पहले 10वीं नहीं कर सकते, या 17 साल से पहले आप 12वीं में नहीं हो सकता। तो मैं भी उन लोगों में से था जिन्होंने एक जल्दी उम्र में 10th कर ली थी। और फिर जब मैं एलिजिबल हुआ नहीं था, मैंने फॉर्म भर दिया MBBS के लिए, क्योंकि और उसके लिए उस साल में आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए। और जब वो फॉर्म रिजेक्ट हुआ, मैं 17 साल का क्योंकि उस वक्त नहीं था,
तो मैंने, आप यकीन मानिए, मैं बड़ा आहत हुआ और मैंने क्या कहते हैं मेडिकल साइड को छोड़ के, जिसको हम उस वक्त, क्योंकि 10वीं से लेके 11वीं 12वीं में जो हम कहते हैं, हम जो लेते थे उसको मेडिकल साइड बोलते थे, तो साइंस साइड को छोड़ के मैंने फाइन या आर्ट्स या जिसको आप कहें, मैंने उस साइड को चूज किया और ये सोचा क्यों ना मैं भी आईएएस अफसर या एडमिनिस्ट्रेटिव या यूपीएससी की तैयारी करूं। तो हमारे एक टीचर थे, उन्होंने ये जाके बात मेरे फादर को बताई, मैंने अपने फादर को ये बात नहीं बताई थी। तो फिर दोबारा से मुझे मजबूर किया गया, इसमें मेरे फादर ने और मेरी मदर ने मुझे मजबूर किया कि मैं मेडिकल साइड में ही रहूं। तो उसके बाद फिर जब मेरी उम्र 17 साल की हुई, तो तब मैं रोहतक मेडिकल कॉलेज में जब ये दाखिला हुआ, तो ऑब्वियसली उनका सपोर्ट तो रहा। और फिर एमबीबीएस के बाद अगर मैं बात करूं पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन के लिए, तो उसके लिए बहुत जो है उसमें भी हमारी मदर का, क्योंकि मैं और मेरी वाइफ दोनों जब जॉब में थे, तो हम दोनों को सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारी मदर ने किया, क्योंकि हम पढ़ाई करते थे और उस जैसा जिस परिवेश में हम रहते हैं, हरियाणा में रहते हुए भी आप समझ सकते हैं, वहाँ भी एक्सपेक्ट सभी यही करते हैं कि बहू काम करेगी, लेकिन हमारी मदर ने हमें बहुत सपोर्ट किया इसके लिए, तभी हम दोनों एक साथ एमडी कर पाए। सर अगर आप इजाज़त दे तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि फैमिली में कौन-कौन है आपके, किस तरीके से सर? फैमिली में जो मेरे बेटे हैं वो एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं और एक अच्छे जिसको कहना चाहिए भारत की प्रतिष्ठित दोनों जो हैं कंपनियों में उनका सिलेक्शन है, वो इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है, मेरे फादर वो एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर रहे, जो मेरी मदर हैं, मैंने बताया वो हाउसवाइफ रही और वो हमेशा उन्होंने घर का ही देखभाल किया, जो कि सबसे बड़ी जिम्मेवारी, मैंने उनका रोल भी आपको बताया। वाइफ मेरी पीएमओ सीएमओ के तौर पे ज़्यादातर समय फरीदाबाद रहे और अभी वो यहाँ पर मेरे साथ डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर सीनियर स्केल है। तो सर अगर बात की जाए जिस तरीके से स्वास्थ्य को लेकर, जिस तरीके से काफी जो है जिम्मेदारियां रहती हैं आप पर भी, लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक हो, इसके लिए डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, किस तरीके से क्या नई योजनाएं जो हैं वो सरकार की ओर से इम्प्लीमेंट की जा रही है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ भी मिले और प्रदेश के लोगों का स्वास्थ्य भी जो है वो ठीक रहे? बिल्कुल, पहले तो मैं आपको जैसा मालूम है, मैं पिछले नहीं, मैं जुलाई 24 में मैं प्रमोट हुआ था एज ए डायरेक्टर, और मैंने नवंबर में एज ए डायरेक्टर यहाँ हेडक्वार्टर में ज्वाइन किया था, और मैं नेशनल हेल्थ मिशन में एज ए डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के तौर पे काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मुझे पिछले साल जुलाई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एचएसएचआरसी का भी चार्ज मिला। पिछले कुछ सालों में अगर मैं बात कहूं, और खास करके पिछले 1 साल में, हमने काफ़ी अच्छा जो है हरियाणा सरकार का प्रयास रहा, और जैसा सभी सरकार का एक प्रयास रहता, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और एसीएस महोदय का प्रयास यही था कि हम सबसे पहले मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में से जो है मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को सुधारें, और मुझे एमसीएच का ये जिम्मा दिया गया। तो जैसा आपको मालूम है कि जहां हरियाणा का पहले मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 116 था, वो पिछले साल जो है जब सर्वे की रिपोर्ट आई तो वो 89 पर आया, और भारत का भी 88 है। तो यानी हम ऑलमोस्ट एट पार हैं अगर हम मैटरनल मोर्टेलिटी की बात करें। ऐसा ही हमारा स्टेटस इन्फेंट मोर्टेलिटी में भी रहा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे अगर हम बात करें तो 41 से घटकर हम 26 पर और फिर 25 पर आए, और भारतवर्ष का भी 25 और 26 के लास्ट ईयर यही डेटा रहा, तो उसमें भी हम एट पार हैं। अंडर 5 मोर्टेलिटी में भी हम ऑलमोस्ट एट पार भारत सरकार के साथ रहें। और इसके अलावा इम्यूनाइजेशन में जो सबसे अच्छा प्रयास किया वो हरियाणा ने, और एफआईसी जिसको फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज बोलते हैं, वो मिनिमम भारत सरकार या एक टारगेट डब्ल्यूएचओ का था 95% होना चाहिए, और हरियाणा देश के उन पहले 5 या 6 स्टेट्स में से एक है जिसका 100% या 100% इम्यूनाइजेशन जो है हमने हासिल किया, या एफआईसी कवरेज हमने हासिल किया। और जैसा आपको मालूम है कि 2024 में चीज़ें थोड़ी सी सेक्स रेशो एट बर्थ को लेके या लिंगानुपात को लेके वो गड़बड़ाई, तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद अतिरिक्त हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं
सुधीर राजपाल जी उनके दिशा निर्देश में एक एसटीएफ बनाई गई और उसमें भी मुझे कन्वीनर के तौर पे रखा गया। और जैसा आप सभी को मालूम है कि पिछले साल हमने ऑल टाइम हाई 2025 जो है वो ऑल टाइम हाई हमने हासिल किया। लिंगानुपात 923 पर तक हम पहुंचे। ये तो कुछ उपलब्धियां जो हमने की। इसके साथ साथ हमने एक काम और किया, जैसा प्रधानमंत्री जी के भी दिशा निर्देश थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हमें गुणवत्ता और क्वालिटी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करनी, और हमारे सभी सिविल हॉस्पिटल्स को या हमारे स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट्स को या स्वास्थ्य सेवाओं संस्थाओं को हमने क्वालिटी, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड जिसको एनक्वास कहते हैं, उनको हमें सत्यापित करवाना है। एक सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। 50% का टारगेट दिया और हम हरियाणा एक बार फिर उन गिने चुने नहीं, शायद संभवतः इस लेवल के स्टेट्स में से एकमात्र ऐसी स्टेट है जिसने ये टारगेट जो 50% कहा था दिसंबर तक, हम उसको 53% तक ऑलरेडी अचीव कर चुके। अब जैसा आपने कहा वो बातें, ये तो वो हुआ जो हम कर चुके हैं, और जो अभी प्रोग्रेस में है या हो चुकी हैं या कर रहे हैं, उन चीज़ों में बात हुई आधुनिकीकरण की। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो स्वास्थ्य मंत्री जी महोदय ने इसके ऊपर बहुत ही संज्ञान लेते हुए हमने 10 हॉस्पिटल्स का तो नवीनीकरण ऑलरेडी हम कर चुके हैं। बाकी बचे हुए सभी हॉस्पिटल की हमने पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर उनके नवीनीकरण के लिए जो भी प्रयास थे वो हमने शुरू कर दिए हैं। उनकी बजट, उनकी प्लानिंग और वो सब बन रही है। इसके अलावा सभी अस्पतालों में हम सीटी और एमआरआई उपलब्ध कराने जा रहे हैं। इसके अलावा जैसे आपको मालूम है कि घुटना प्रतिरोपण या कूल्हे का प्रतिरोपण की सेवाएं जो हैं, इसमें आधुनिक जो भी उपकरण की जरूरत थी वो भी हमने, चाहे वो सीआर्म हो, चाहे वो ऑर्थो ड्रिल्स हो, वो सभी हमने अपने लेवल पे उपलब्ध करा दी हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि डिजिटलाइजेशन जो है हमारे एक्सरे सभी 22 के 22 जिला स्तर के अस्पतालों पे होने चाहिए। और हमारी जो हाई पावर परचेज कमेटी जिसकी अध्यक्षा स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली इसको भी अंजाम दिया है सारा का सारा। तो आने वाले जिलों में हमारे सभी जो है कहूँ अगर जिला अस्पतालों में वॉक इन डिजिटल रूम बन जाएंगे, जिसमें आपके डिजिटल एक्सरे कंप्लीट जो है वो डिजिटलाइजेशन होंगी। ना केवल इसमें हमने आई डिपार्टमेंट की बात करें, अगर उसमें ऑफ्थल्मोलॉजी में भी हम आधुनिक उपकरण अभी सभी हाई पावर परचेज कमेटी में पारित करके वो भी उपलब्ध कराए जाएं, ताकि सभी को कैटरेक्ट की वजह से कभी भी और एनी ऐसी कोई जिसको मैं कहूँ सर्जरी जिसकी वजह से जो है कोई रोशनी या किसी बुजुर्ग की या उनको और हरियाणा ऑलरेडी कैटरेक्ट की वजह से जो ब्लाइंडनेस होती थी उसको फ्री डिक्लेयर किया जा चुका है। आपने लिंग अनुपात की बात करी। देश में प्रदेश में 2014 में जब पहली बार सरकार बनी, इस पर वर्क किया गया, लगातार जो है इस पर वर्क किया जा रहा है। पिछले दिनों जो है जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि हेल्थ डिपार्टमेंट के एसीएस ने इसमें एसटीएफ बनाई, इसको काफ़ी अचीव किया आपने लिंग अनुपात को लेकर। काफ़ी स्टिकनेस जो है वो देखने को मिली। छापेमारी भी की गई, जो इलीगल तरीके से लिंग की जांच करते थे उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया। तो ये कैसे संभव हो पाया? 925 का आंकड़ा आप लेके गए प्रदेश में। नहीं, 925 नहीं, 923 का आंकड़ा था ये। और बिल्कुल ठीक कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत पानीपत से की थी 2015 में जब ये बात हुई थी। तो उस वक्त सिर्फ 871 था और अब हम 923 तक पहुंचे। पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के आदेशों के बाद जो एसटीएफ गठित की एसीएस महोदय ने, हमने लगातार ना केवल एसीएस हमने अपने लेवल पर कार्रवाई करी, बल्कि सभी जिला मुख्यालयों पर डीसी की अध्यक्षता में, डिप्टी कमिश्नर्स की अध्यक्षता में जो है डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स बनाई गई। और प्रत्येक मंगलवार को, हर मंगलवार को एसीएस महोदय की अध्यक्षता में ये मीटिंग की जाती थी, जिसमें मेरे साथ साथ मेरे दोनों जो डीजीएचएस थे उनके साथ मिलके, फूड एंड ड्रग विभाग के साथ मिलके, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो WCD के विभाग के अधिकारी थे उन सब के साथ मिलके, पुलिस विभाग के साथ मिलके, इन सभी विभागों ने, आयुष विभाग ने मिलके, हमने सभी ये प्रयास किया कि जो खास करके उन महिलाओं को हमने ट्रैक करने की कोशिश की जिनके पास पहले से एक फीमेल बच्चा या बच्ची थी जिसको मैं कहूँ, और उनके पास वो दोबारा प्रेग्नेंट हुई, तो उनके साथ स्वास्थ्य विभाग की आशा या आंगनवाड़ी को उनको सहेली के तौर पे हमने नियुक्त किया। और ये कोशिश की कि दूसरा बच्चा चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसको जन्म जरूर दिया जाए। कोई फीमेल अगर है तो उसका अबॉर्शन ना हो पाए। और हमने इन आशा और आंगनवाड़ी को सहेली का नाम दिया। और
कोशिश ये की कि हर महिला के साथ एक सहेली रहे और हर बच्चा ना केवल पैदा हो, हर बच्ची पैदा हो और सुरक्षित माँ और बच्ची दोनों रहे। लगातार ट्रैक किया जा रहा था इनको। रिवर्स ट्रैकिंग भी की, जिन जिन केसेस में बिल्कुल इनको भी ट्रैक किया जाता था। एक नई चीज रिवर्स ट्रैकिंग की, जिसमें ये था कि अगर किसी महिला ने इसके बावजूद भी अबॉर्शन करवा लिया है तो उसका हमने जानने की कोशिश की कि अबॉर्शन का क्या कारण था, उसने अल्ट्रासाउंड कहाँ से कराया, उसमें अगर फिर हमें कोई कहीं से उसने बिना हमारी मतलब प्रिस्क्रिप्शन के, डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के अगर कोई अबॉर्शन कराया, कोई दवाई ली, तो उस केमिस्ट के साथ साथ उन सभी लोगों पर भी कार्रवाई की गई। सर एक सवाल मेरा ये है, एक पिछले दिनों फतेहाबाद से मामला सामने आया। एक महिला का जो है वो 10 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ। पहले 10 बेटियां थी, लेकिन परिवार लगातार यही चाहता था कि बेटा हो। तो मतलब ये जो बेटा बेटी का अंतर, ये आज भी समाज के अंदर इस तरीके का जो है देखने को मिल रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, इस पर डिपार्टमेंट, क्योंकि काफी खतरनाक हो सकता है महिला के लिए 10 बेटियों को जन्म दे के उसके बाद 11वां जो है बच्चा उन्होंने कर लिया, बेटा हुआ उनके। बिल्कुल, समाज को अपनी जो है मानसिकता बदलनी पड़ेगी और उस महिला को आपने देखा होगा, वो महिला भी काफ़ी तकलीफ में रही होंगी 10 बच्चों में, उनको 2 ब्लड भी देने पड़े, तो आप समझ सकते हैं कितना अनीमिया रहा होगा। उसके अलावा मल्टीपैरिटी के बाद, यानी इतनी ज़्यादा प्रेगनेंसी के बाद बहुत हाई रिस्क रहता है, ना केवल बच्चे को और माँ को भी। मैं समाज के साथ साथ सभी मीडिया और सभी लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ों को हाईलाइट ना किया जाए जिसमें डिस्पैरिटी ऑलरेडी जेंडर की पूरे देश में, भारतवर्ष में ही है, ना केवल हरियाणा में, उसको बढ़ावा ना मिले। और ऐसी चीज़ों को मैं चाहूँगा कि और ख़ास करके मैं अपनी जो बुज़ुर्ग माताएँ और बहनें और हमारी जो महिलाएं हैं उन सभी से अनुरोध करूंगा कि वो इस किस्म के, देखिए बच्चा और बच्ची ठीक है आप, लेकिन 10 बच्चे पैदा होना, उस माँ की जान को 100% खतरा होने के चांसेस थे। कृपया इस किस्म का वो ना करें। हम कानूनी तौर पर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी हमारे यहाँ कोई ऐसा दिशा निर्देश तो है नहीं कि आप इतने बच्चे पैदा करें, इतने बच्चे ना पैदा करें। लेकिन मैं फिर यही अनुरोध कर सकता हूँ कि बेटे की चाह में किसी माँ की जान को खतरे में ना डालें। सर प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को लेकर कई बार मुद्दा जो है वो देखने को मिलता है। ओपोजिशन भी कई बार सवाल उठाता है। जितने भी विधानसभा सेशन आप देखेंगे उसमें लगातार यही मांग उठती है कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इलाज करवाने के लिए जाता है तो वहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं होता, कोई स्टाफ नर्स या फिर कोई जो कर्मचारी है वही उनको हैंडल करता है। तो डॉक्टरों की भर्ती को लेकर किस तरीके से एनएचएम जो है वो काम कर रहा है, प्रदेश सरकार की ओर से कितने डॉक्टर जो है वो भर्ती किए गए, आगे किस तरीके की प्लानिंग है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो डॉक्टर हैं वो प्रदेश के तमाम अस्पतालों में डिप्लॉय किया जा सके? बिल्कुल, आपने जो बात कही, हरियाणा में अब डॉक्टर्स की उतनी कमी नहीं है। जैसा आपको मालूम है कि हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद एक कमेटी गठित की गई जिसको हाई पावर सिलेक्शन कमेटी बनाई गई। मैं उसका भी मेंबर सेक्रेटरी हूं और उसमें ये दिशा निर्देश दिए गए कि डॉक्टर्स की रेगुलर भर्ती करी जाए और एचपीएससी से निकाल कर वो भर्ती हमें स्वास्थ्य विभाग को दे दी गई, जिसमें डीजीएचएस साहब के साथ साथ मैं और फूड एंड ड्रग के जो हमारे एमडी हैं, एमडी एचएमएससीएल, ये तीनों मिलकर हम भर्ती करते हैं। अभी रिसेंटली हमने 777 डॉक्टरों की भर्ती की, जिसमें से 531 डॉक्टर्स हमारे यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं, जिसमें से 92 स्पेशलिस्ट थे, बाकी एमबीबीएस थे। मैं आपको आज बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड और सच्चाई के साथ बताना चाह रहा हूँ कि हमारे सभी जिसको कहूँ जिला अस्पतालों में और इवन एसडीएच लेवल तक, पर जिला अस्पतालों की तो मैं आपको जिसको कहना चाहिए ना, गारंटी के साथ आपको मैं बता रहा हूँ कि सभी सीटें और या सभी जो हमारी वैकेंसीज वो फुल हैं। एसडीएच पे भी हमने ऑलमोस्ट फुल कर दी हैं और आने वाले दिनों में कुछ पीएचसीज, गिनी चुनी कुछ पीएचसी, 469 से भी ज़्यादा हमारे पास पीएचसीज जो हैं, उनमें से 62 पीएचसी के करीब ऐसे थे जहाँ डॉक्टर्स, एमबीबीएस डॉक्टर की मैं बात करूँ, वो उपलब्ध नहीं था। यहाँ मैं आपको साफ बताऊँ, हरियाणा एकमात्र ऐसी स्टेट है जहाँ सभी जगह सभी पीएचसी स्तर तक डेंटल सर्जन अवेलेबल हैं, जबकि अन्य प्रदेशों में ऐसा नहीं है। तो डेंटल सर्जन हमारे पास पहले से थे। अब बचा पीएचसी के कुछ मेडिकल ऑफिसर्स, उसमें फिर हमने आगे एक 450 एमबीबीएस डॉक्टर्स की भर्ती के लिए हमने दोबारा से जो हमारी हाई पावर सिलेक्शन कमेटी ने वो फिर निकाल रखी हैं और मार्च के महीने तक ये प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। इसके डायल 108 जो इमरजेंसी जो एम्बुलेंस सेवा है उसमें भी बदलाव किया गया, उसमें कुछ नई चीजें ऐड करने की बात चल रही है। बिल्कुल, अब डायल 108
108 नहीं रहा है, डायल 112 हो गया है ये, और ये ERSS है, यानी ये एक छत के नीचे जिसमें पुलिस विभाग के साथ साथ फायर विभाग के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग काम करता है। पहले ये सिर्फ गुड़गांव और फरीदाबाद में सर्विसेज थी 112 की, अब इसको हमने पूरे समस्त हरियाणा में लागू कर दिया है। और हमने इसमें प्रयास किया पिछले कुछ महीनों में, पिछले 6 महीनों में या 7 महीनों में हमने प्रयास कर रहे हैं। एक अच्छी खुशखबरी पूरे प्रदेश के लिए, कल ही हाई पावर परचेज कमेटी में 70 के करीब जो हैं वो एम्बुलेंसेस वो उनको प्रदान करने की अनुमति मिल गई है। तो आने वाले दिनों में हरियाणा में 70 ALS एम्बुलेंस और आ जाएंगी, तो हमारी एम्बुलेंस की स्वास्थ्य सेवा में और सुधार होगा। और हमने अपनी सभी जिला मुख्यालयों पर आधुनिकीकरण करने की कोशिश की है। हमारे ERSS के काउंटर्स को या 112 के काउंटर्स को, उनमें हमने माइक्रोफोन और स्पीकर फोन लगा के 2 वे कम्युनिकेशन किया। जैसा आप एडवांस कंट्री में या एयरपोर्ट्स पे जाके देखते हैं, आपके सामने ग्लास लगा हुआ, आप ग्लास के आप सामने खड़े हुए आप बोलिए, अंदर से जो है ना उनको आपको झुकने की जरूरत, ना अंदर वालों को कहीं झुकने की जरूरत, वो दोनों तरफ माइक और स्पीकर्स लगे हुए हैं, तो 2 वे कम्युनिकेशन हो जाता है। सभी हमने अपने जो 112 के काउंटर हैं उनमें LED लगाई हुई है ताकि डिस्प्ले चलता रहे, रात में भी दिखे। हमने एम्बुलेंसेज पे या हाईवेज पे भी 112 को वो किया है कि भी 112 में आप डायल करें और मुफ्त एम्बुलेंस सर्विसेज प्राप्त करें, ताकि सारे देश के साथ साथ प्रदेश में ये सूचना मिले कि 112 पे आप अगर एम्बुलेंस कॉल करते हैं तो आपको मुफ्त सुविधाएं मिलती हैं। और आपको एक बात बताऊं, पिछले 1 महीने से खास करके दिसंबर और जनवरी में आपको ये जान के हैरानी होगी कि हरियाणा में एम्बुलेंस का जो रीच टाइम होता है, रिस्पॉन्स टाइम जिसको हम कह रहे हैं, वो 9 मिनट से 10 मिनट के बीच में है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये सिंगल डिजिट में लाने का प्रयास करना चाहिए सभी प्रदेशों को, और पिछले कुछ दिनों से हरियाणा में हम इस प्रयास में कामयाब हुए हैं। 9 मिनट, कभी 28 सेकंड, कभी 40 सेकंड, चाहे हम पूरा प्रयास करें। और ये आपको एक हैरानी की बात होगी, पिछले 1.5 महीनों में हम पुलिस से भी कम हमारा रिस्पॉन्स टाइम आ रहा है। मतलब पुलिस से भी पहले एम्बुलेंस पहुंच जाती है। एम्बुलेंस पहुंच रही है, ये ऑफिशियल है। अगर जैसे मैं आपको एक प्रयास कर सकता हूं, संभवतः अगर आप अपना कैमरा नजदीक लाके अगर देखना चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं नहीं, मैं इसको ये कर रहा हूं। अब आप ये देखेंगे तो ये आप देखिए, कल का मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ। इसमें 9 मिनट 27 सेकंड में एम्बुलेंस पहुंची और 740 कॉल हमने हैंडल की थी। और पुलिस विभाग देख सकते हैं आप, हमसे ज़्यादा संख्या में है, मतलब टाइम ज़्यादा लगा है उनको ये अचीव करने में। और ये मैं ये कह रहा हूँ, ये डेटा मेरा नहीं, ये डेटा ERSS 112 जो है वो DGP पुलिस के अधीन है, ये डेटा उन्हीं के द्वारा दिया गया है। तो हमारी एम्बुलेंस पिछले कुछ दिनों में पुलिस से संभवतः पहले पहुंच रही है। मतलब स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार जो है सुधार हो रहा है, लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगातार मजबूत होता जा रहा है। बिल्कुल, हमारे मैं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई इसको आप इस तरह से, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे स्वास्थ्य मंत्री और हमारे ACS महोदय हमसे लगातार जो है इतना ज़्यादा जो है मैंने फॉलोअप जो वो करते हैं, और लगातार हर रोज़ हमसे फॉलोअप लिया जा रहा है। और इसी प्रक्रिया को आप जानते हुए आपने भी संभवतः देखा होगा कि हम ना केवल उनके आदेशों की पालना कर रहे हैं, फॉलोअप उनके जो कर रहे हैं, हम ही साथ में जिला स्तर तक भी फॉलोअप कर रहे हैं, बल्कि हम ब्लॉक स्तर तक भी हम जा रहे हैं। जैसा हमने एक सार्थक की मुहिम भी जारी की, हम जिले में जाकर पूरा स्वास्थ्य विभाग DGHS और महोदय के साथ में MD कम सेक्रेटरी जो हेल्थ है, हम सभी जाकर स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम जिला स्तर पर भी जाकर पूरे जिले की स्वास्थ्य सेवाओं का आकलन करती है, और फिर वो रिपोर्ट माननीय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री तक भेजी जाती है, ताकि उनके ऊपर कोई और उनके आदेश या कोई दिशा निर्देश हो, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को और फर्दर सुधारा जा सके। इसमें भी कई बार शिकायतें रहती है डॉक्टर साहब कि वहाँ का जो हेल्थ स्ट्रक्चर है जो है वो काफी जिस तरीके से खोखला है, या फिर वहाँ डॉक्टर जो है वो नहीं बैठते। वहाँ भी कोई जिस तरीके से कोई प्लान आपने सोचा है कि गांव में भी तमाम फैसिलिटीज जो है वो मुहैया हो, ताकि विलेज के लोग जो है वो शहर की ओर ना कर सके? तो कोई तैयारी वगैरह, प्लानिंग वगैरह चल रही है? नहीं, इस पर हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। अगर आपको कहूँ तो हमने 2700 से भी अधिक जो है हमने आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिनको हम पहले हेल्थ
सब सेंटर कहा करते थे, उनको हेल्थ वेलनेस सेंटर का नाम दिया गया, फिर अब उनको आयुष्मान आरोग्य मंदिर का नाम दिया गया। इन पर 2700 से अधिक पर हमने 1700 के करीब ऑलरेडी हमारे 1742 में एग्जैक्टली आपको बताऊं तो हमने सीएचओ रखे हुए हैं और सीएचओ को जिम्मेवारी दी है, उनके साथ उनको कंप्यूटर भी दिया गया है। उनको 12 सर्विसेज जो देनी होती यानी जन्म से लेकर बुढ़ापे तक जो हम 12 पैकेज की सर्विसेज कहें, उनको 14 टेस्ट करने कंपलसरी हैं गांव में, 12 सर्विसेज देनी कंपलसरी हैं और 105 किस्म की दवाइयां जिसमें खास करके डायबिटीज और हाइपरटेंशन की दवाइयां जो मेन हमारा मुख्य उद्देश्य है एनसीडी में जो ट्रेंड चल रहा है, उनकी एक महीने तक की दवाई देने के उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो बाकी बचे हुए जगह पर भी हम जल्द ही सीएचओज नियुक्त करेंगे और आप देखेंगे कि जमीनी स्तर तक यानी हर 5000 की पॉपुलेशन पर एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होगा और वो उनको 12 पैकेजेस जो हेल्थ सर्विसेज के साथ साथ 14 टेस्ट और 105 दवाइयां उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इस तरीके से जो बच्चे एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनको क्या मोटिवेट करेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे इंडिया न्यूज़ के माध्यम से कि किस तरीके से वो अपना तैयारी करें? हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा, आज भी अगर सबसे अच्छा या कोई नोबल प्रोफेशन माना जाता है और जिसको लोग बहुत रेस्पेक्टफुल मानते हैं तो वो डॉक्टरी पेशा है और आज भी ये सच्चाई है। लोग डॉक्टर को ही भगवान का रूप मानते हैं और यदि आपको मैं एक जिक्र करना चाहूँ, संभवतः हम अफसरनामा में वो बात हम नहीं कर पाए और वो थी कोविड की, जो हमेशा एक बात होनी चाहिए थी। कोविड के साथ साथ क्यों और आपको एक बात याद रखनी चाहिए, कोविड एक ऐसा महामारी का एक ऐसा दौरान था जब सब कुछ धरती पर, मैं ये कहूँ या भारत में कहूँ, हर चीज बंद थी। आप यकीन मानिए, आप भी एग्री करेंगे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब ये तक बंद थे, खुला था तो सिर्फ अस्पताल। तो आप ये मान के चलिए कि आपको भगवान का सच में दर्जा मिलता है। तो मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा प्रोफेशन है, एकाग्रता के साथ आप पढ़ाई करें और सबसे पहली बात, ये एक दिन में या कभी भी हासिल नहीं हो सकता। लगातार आपको पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा और एक और चीज़, स्ट्रेस ना लें और ख़ास करके ये जो कोचिंग का ये जो है इसके ऊपर, और ये आपने बहुत सारे इसमें भी ये हुआ, तो बच्चों से अनुरोध रहेगा कि अपने लगातार एकाग्रता के साथ पढ़ाई करें और 11वीं और 12वीं यानी 11th और 12th में दोनों साल लगातार पढ़ाई करें। अपनी एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनको पढ़ें। कोचिंग के लिए इतना ना सोचें। अगर आप अपना नॉलेज या अपना सब्जेक्ट पे अगर आपको कमांड है तो आपको संभवतः उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऐसा नहीं है, आपके सामने मैं भी हूँ। तो ये बच्चों के लिए, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई आपके लिए प्रेरणा स्रोत बन रहा हूँ। तो अगर गाँव से पहुँच कर गाँव में पढ़ाई करके गाँव के सरकारी स्कूल में, उसके बाद सरकारी स्कूल में 10वीं तक पढ़ना, उसके बाद सरकारी कॉलेज में पढ़ना, क्योंकि हमारे टाइम पर +2 स्कूल में नहीं थी तो सरकारी स्कूल में थी, तो मैं फरीदाबाद के नेहरू कॉलेज में पढ़ा और उसके बाद रोहतक मेडिकल कॉलेज में। तो ऐसा नहीं है, यदि आप अपनी एनसीईआरटी या अपनी जो हमारी सिलेबस की किताबें हैं उसको अच्छे से पढ़ेंगे और लगातार पढ़ेंगे तो सिलेक्शन संभव है। और उसके बावजूद भी यदि नहीं होता तो कोई स्ट्रेस ना लें और कोई ऐसा अप्रिय कदम ना उठाएं जिससे माँ बाप को या किसी को आहत होना पड़े। बातचीत करने के लिए। तो अफसरनामा के इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ थे एनएचएम के डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र यादव, जिन्होंने अपनी संघर्ष भरी कहानी के साथ साथ बताया कि किस तरीके से जो है उनकी ओर से स्ट्रगल किया गया और साथ ही साथ किस तरीके से डिपार्टमेंट में जो है वो काम किए जा रहे हैं और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो लगातार लोगों को तमाम फैसिलिटी जो है वो मुहैया करा रहा है और ताकि प्रदेश के लोगों का स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहे। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।